हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डेडिकेटेड सिविल सर्विसेज एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज है आपके फटाफट रिवीजन सीरीज में क्लास नंबर 7 और इस क्लास नंबर 7 में हम सभी लोग राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं, देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग रिवीजन कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग कंटेंट को रिवीजन बार बार कर रहे होंगे, ताकि आपके एग्जाम में यही रिवीजन आपको मदद देगा। देखो, राष्ट्रपति की जब भी बात आती है तो सबसे पहले एक भूमिका मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति की जब भी बात आएगी तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि भारत का सबसे पहला नागरिक कौन है, तो ये वही राष्ट्रपति साहब ही होते हैं। भारत का सबसे पहला नागरिक कहलाते हैं, भारत का सबसे पहला व्यक्ति इनको कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह में क्या कुछ खास बातें आपके लिए राष्ट्रपति में दी गई हैं एग्जाम ओरिएंटेड। इनको थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे दिया गया है कि राष्ट्रपति पद की अहर्ताएं क्या क्या होती हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसके लिए जो राष्ट्रपति पद की जो अहर्ताओं की बात करता है वो कौन सा आर्टिकल बात करता है बाबू, तो आप कहोगे कि आर्टिकल 58 इस बात की जिक्र करता है। अब यहां पे देखो कि राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता क्या है। सबसे पहला अर्हता भारत का नागरिक हो। याद रखिएगा, भारत का नागरिक हो, भारत में जन्मा नागरिक नहीं कहा गया है। यही सब कंफ्यूज करता है एग्जाम में। भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष कंप्लीट हो गई हो। तीसरी बात आप देखेंगे तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की वो योग्यता रखता हो। और चौथी बात आप देखेंगे तो अर्हता में दिया गया है कि वह किसी लाभ के पद पे न हो। ये चार बातें जो आप देखेंगे साथियों, ये यहां पे राष्ट्रपति पद की अर्हताएं होती हैं। ठीक है, जब आप इतनी अर्हताओं को फुलफिल करेंगे तब आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आप आगे की प्रक्रिया में गिने जाएंगे। आगे देखिए कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, कैसा निर्वाचन होता है। आप सभी लोगों को मैंने कई बार विस्तार से बताया है, फिर से बताऊंगा। देखो देखो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। और कौन सा मतदान होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें एकल संक्रमणीय मत हम लोग कहते हैं। सबसे पहले समझने का प्रयास करिएगा, चाहे हमारे भारत के राष्ट्रपति साहब हों, चाहे उपराष्ट्रपति साहब हों, चाहे राज्यसभा के आप देखेंगे सदस्य हों, इन सभी लोगों का चुनाव क्या होता है, जनता के द्वारा इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब कि जनता डायरेक्टली वोट नहीं करती है। प्रत्यक्ष मतदान में जनता डायरेक्टली वोट करेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान में जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजी है, वो प्रतिनिधि अपने जनता के हितों को देखते हुए वैसे व्यक्तियों को चुनने का प्रयास करेंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली मतदान। ठीक है ना, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति इसको हम लोग बोल देते हैं। इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा यहां पे अगली बात देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। देखना ध्यान से, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मतदान की जब भी बात हो तो अब मैं आपको एक बार क्लियरली समझा दे रहा हूं। देखो, जब भी राष्ट्रपति का मतदान होता है चुनाव में, तो इसमें आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिला है, इसके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये इतने लोग मिलकर के आप देखेंगे बाबू क्या करते हैं, राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, तो आप देखेंगे केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित जो ये सभी सदस्य हैं, यही मिलकर के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राष्ट्रपति पे जो ये महाभियोग लगाते हैं, यही सेम प्रक्रिया याद रखिएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत महाभियोग लगाते हैं, यही सेम लोग मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ये क्लियर याद रखिएगा, इस तरीके से कोरिलेट करके आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि यहां से राष्ट्रपति से आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे होंगे उसमें क्वेश्चन पॉलिटी में एक दो क्वेश्चन तो राष्ट्रपति से आता ही आता है, तो इसलिए आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। आगे देखो कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए, तो 50 निर्वाचकों के द्वारा। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये थोड़ा सा राष्ट्रपति वाला टॉपिक टफ हो जाता है। अभी तो जब इनकी चुनावी गणना कैसे होती है, कैसे ये जीत दर्ज करते हैं, इसके लिए आप मानेंगे नहीं कि मैं तो इतनी जब पढ़ रहा था तो मशक्कत किया था कि पूछिए ही मत। ठीक ना, वो बड़ा ही अजीब कैलकुलेशन है, लेकिन सारी चीजें समझाऊंगा आपको। अब देखो होता क्या था, मान लो कि भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया है, लोकसभा का सदस्य बनने लायक योग्यता रखता है, लाभ के पद पे नहीं है, ये तो अधिकतर लोगों में मिल जाएगा। लेकिन
इससे क्या हो रही थी, राष्ट्रपति के चुनाव में भीड़ बढ़ रही थी। तो भीड़ बढ़ रही थी तो इसलिए इस भीड़ को कम करने के लिए एक काम कहा गया कि भाई ठीक है, आप राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50 अनुमोदक और 50 समर्थक होने चाहिए, तब जाकर के हम आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आगे भेजेंगे। मतलब कि आप पहले से ही राजनीति में पकड़ बना रखे हैं, तभी तो आपके 50 समर्थक 50 अनुमोदक हो पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आप शर्ट पहने सारी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आप चले गए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने। तो इससे भीड़ बढ़ती थी, बस भीड़ को कम करने के लिए 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक की बात यहां पे की गई है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उपराष्ट्रपति के लिए ये जो सीटें हैं, ये जो निर्वाचक और अनुमोदक है वो कितने निर्धारित किए गए हैं, ये आप लोग बताएंगे। अगला पॉइंट देखो, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। मतलब कि एकल मत हस्तांतरणीय प्रणाली, आपको यहां पे कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, समझने का बस प्रयास करिएगा। आज भी राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव आप देखेंगे तो बैलेट पेपर पे होता है। बैलेट पेपर का मतलब यह हो गया कि मान लो कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इसमें 4 लोग राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी उठे, 1 2 3 4, और सभी लोगों को ये एक एक पेपर दे दिया जाता है। अब उनकी मर्जी है कि वो पहले में किसका नाम देते हैं, दूसरे में किसका नाम देते हैं, तीसरे में किसका देते हैं, चौथे में किसका देते हैं। और फिर आप देखेंगे एक साथ वो बैलेट पेपर लिए जाते हैं और देखा जाता है कि पहला नंबर किस नाम को सबसे अधिक मिला है। याद रखिएगा, अधिकतर केस में ये होता है कि पहले बार में ही राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि दूसरे बार में राष्ट्रपति को चुना गया है। मतलब कि मान लो पहले बार में और दूसरे वाली की संख्या दोनों की सेम आ गई, तो ऐसे में क्या किया जाता है, नीचे वाला जो सबसे लास्ट वाला है उसका जितना ही मत मिला है उसको बराबर बराबर पहले और दूसरे वाले को बांटा जाता है। अब इसमें हो सकता है कि भाई पहला वाला एक मत से जीत गया, तो ऐसे में सेकेंड राउंडिंग की गणना में उसको राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो ये मैंने बड़े प्यार से आपको पॉलिटी की क्लास में समझाया है, चाहे लूसेंट वाली हो, चाहे यूपीपीसी 2026 की क्रैश कोर्स वाली क्लास हो, आप जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ लेना। ठीक है, यहां हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि राज्य के विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री किस कंडीशन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए, याद करिए, प्रधानमंत्री के लिए भी क्राइटेरिया है कि वह या तो लोकसभा का भी सदस्य हो बनने की योग्यता रखता है, और राज्यसभा के भी कई लोग आप देखेंगे प्रधानमंत्री बने हैं। मान लीजिए लोकसभा में नहीं मिले तो जैसे इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एसडी देवगौड़ा को आप देख लेंगे। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तो हमने बोल दिया, अब वहां पे मुख्यमंत्री साहब वहां की विधान परिषद से हैं, तो विधान परिषद का तो रोल है नहीं, तो ऐसे कंडीशन में मुख्यमंत्री साहब क्या करेंगे, राष्ट्रपति के लिए चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो विधानमंडल के सदस्य ना होकर के विधान परिषद से उनको उठा करके मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसा अन्य मंत्रियों के भी केस में हो सकता है, ये क्लियर रखिएगा। अगला पॉइंट है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है, तो आप कहेंगे राज्यों की विधानसभाएं। मैंने आपसे क्या कहा, राष्ट्रपति को अगर निर्वाचित करना है तो सारे 28 स्टेट के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। 2 यूनियन टेरिटरीज जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है, पुदुचेरी और दिल्ली, यहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, और संसद के दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि जब महाभियोग लगाया जाएगा तो सिर्फ संसद के ही दोनों सदनों के मनोनीत और निर्वाचित मिलकर के लगा सकते हैं, तो उसमें महाभियोग के कंडीशन में राज्य की विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं होता है, यही महाभियोग वाले सेम वहां याद रखिएगा। आगे देखो, कह रहा है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं, क्या शर्तें हैं। देखिए, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। यह तो हर केस में होता है कि अगर आप किसी चीज में किसी दूसरे पद को संभालना तो पूर्व वाला पद आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो एकदम क्लियर है। इसमें अगर किसी को कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बाबू कमेंट कर देना, और फटाफट से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको चीजों को समझा दूंगा। अब चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखो, कह रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो आप देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल। हमेशा याद रखिएगा, संसद में जो अभिभाषण शुरू में देते हैं, ये सत्र को जो आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, ये सब आप देखेंगे राष्ट्रपति को इसका विचार कौन देता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब
अब आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको कई बार पढ़ाया पीछे की क्लासों में कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद क्या होता है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। कितने माह के? 6 माह के। मतलब कि आपने देखा अगर कोई राष्ट्रपति हैं और उनकी मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे तो ऐसे कंडीशन में नया चुनाव कराने में 6 महीने का समय दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कार्यवाहक राष्ट्रपति देखते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 6 महीने से अधिक का समय लग रहा है तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को यह लगता है कि भाई तब कौन आएगा, तब वही कार्यकाल कार्यवाहक राष्ट्रपति का थोड़ा और बढ़ा दिया जाता है। ये क्लियर रखिएगा। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो चाहे राष्ट्रपति के चुनाव का विवाद हो, चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो, इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आपका यहां पे कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि महाभियोग लगा करके। और किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप कहेंगे केवल और केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और मैंने वहां पे आपको पूरा बताया भी है पीछे के क्लास में, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं समझाने लगूंगा तो 2 क्लास राष्ट्रपति पे हो जाएगा कि क्यों संसद ही केवल महाभियोग लगा देता है, विधान सभा का रोल क्यों खत्म हो जाता है। पीछे के विस्तार के क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिए, आपसे यहां पे कहा जा रहा है कुछ बातों को, इनको अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति से ही संबंधित कुछ बातें हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक ये हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। आपसे यहां पे कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि महाभियोग चाहे राज्यसभा से शुरू करो, चाहे आप लोकसभा से शुरू करो। ये याद रखिएगा, जिस भी सदन से महाभियोग शुरू होगा, याद रखिएगा उस सदन के 1/4 सदस्यों का पहले हस्ताक्षर होगा कि हां वो चाहते हैं कि हम महाभियोग लगाएं। तब जाकर के 14 दिन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कि साहब हम आपके ऊपर महाभियोग लगाना चाहते हैं, आप अपने गवाह पेश करिए कि आपने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, या जो भी मैटर हो जिस आधार पर हमने लगाया हो। तो वो साक्ष्य पेश करते हैं ताकि वो बच सके। नहीं अगर साक्ष्य पेश कर पाएंगे तो ये पास करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तो याद रखिएगा, महाभियोग किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ। अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करता है? तो आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद यह क्या करता है? यहां पे दोनों सदनों को प्रारंभ करने के लिए संबोधित करता है। आगे देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 87 क्लॉज 1, याद रखिएगा इसको हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ोगे तो 87 खंड 1 पढ़ोगे, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो 87 क्लॉज 1 पढ़ोगे। अब मान लो इसी के आगे बी रहता, सपोज दैट मान लो, तो इसको क्या पढ़ते? पढ़ने का तरीका है, इंटरव्यू में इसी तरीके से बोलना है, 87 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। हिंदी में क्या बोलोगे? 87 खंड 1 उपखंड बी। ये ध्यान रखिएगा, ये पढ़ने का आपको तरीका है। ये नहीं कि जाके बोल देना 87 1 बी में ई बात कही गई है। तो याद रखिएगा, 87 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण करेगा और संसद उसके सत्र को आह्वान करने के कारण बताएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है बाबू? तो आप कहोगे आर्टिकल 87 क्लॉज 1 कहता है। ये देखो, ये जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये एक दिन में नहीं आती हैं। इनको आप क्या करोगे? जब भी पॉलिटी पढ़ोगे या किसी को बताओगे तो इन चीजों का, इन शब्दों का इंप्लीटेशन करोगे। जब बार बार किसी चीज का रिपीटेशन करोगे ना, तो चीजें आपकी निखर जाएंगी और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा, आप गलती कभी नहीं करोगे। आगे देखो, आपसे यहां पे कह जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, मतलब कि पॉकेट वीटो लगा सकता है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 111, मतलब कि 111 के तहत। अब यहां पे देखिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और इसी आर्टिकल 53 में ही कहा गया है कि या तो राष्ट्रपति अपने माध्यम से संघ की कार्यपालिका शक्ति चलाए या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या भारत में डायरेक्टली राष्ट्रपति अपना
कार्यपालिका शक्ति चलाता है या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से? तो आप कहेंगे अरे गुरुजी तो प्रधानमंत्री के माध्यम से चलाता है, तो क्या हो गया? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। क्लियर? वहीं पे आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की बात होगी कि कौन कौन शामिल होगा, जो भी आपने पीछे देखा। आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसी होगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि राष्ट्रपति कब कितने वर्ष तक रह सकता है, ठीक ना? और शपथ ग्रहण से रहता है या अपने फर्स्ट जो दिन का कार्यकाल शुरू करता है उस दिन से उसका 5 वर्ष का रहता है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 57 देखो, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति रह चुका है तो दोबारा भी वो राष्ट्रपति फिर से बन सकता है। याद रखिएगा साथियों, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपको उसमें साफ साफ दिया गया है, यहां से आपको क्लियरफिकेशन मैं कर रहा हूं सारी चीजों को। भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार बनाया जा सकता है, क्यों? क्योंकि भारत में वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है, केवल ये नाम मात्र की शक्ति है। लेकिन वहीं पे अमेरिका में आप देखेंगे तो मात्र और मात्र राष्ट्रपति आप 2 बार बन सकते हैं, क्योंकि वास्तविक शक्ति वहां के राष्ट्रपति के हाथ में है। इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप नौटंकी कर रहा है तो लोग भी कहते हैं कर लो बाबू बेटा, कितनी दिन नौटंकी करोगे, दूसरी बार चल रहा है उसके बाद आ ही नहीं पाओगे, कर लो, क्योंकि वहां तानाशाहियत आ सकती है। लेकिन यहां तानाशाहियत नहीं आ पाएगी, इसीलिए कई बार भारत में राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या अर्हताएं हैं, जो 4 अर्हताएं ऊपर आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा वही। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। आर्टिकल 60 कहता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है, मतलब कि राष्ट्रपति अपने आर्टिकल 60 के तहत शपथ लेता है, न कि अनुसूची 3 के तहत। याद आ रहा अनुसूची? मैंने क्या कहा था? अनुसूची 3 में 3 लोगों के शपथ की बात नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, क्योंकि ये अपने आर्टिकल से आधार पे क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। आर्टिकल 61 देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। वहीं पे आप देखेंगे साथियों, आर्टिकल 61 के बाद से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे की चीजों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। अब देखो सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह आपको नोट्स फॉर्म में, शॉर्ट नोट्स फॉर्म में यहां दे दिया गया है, बस रिवीजन कर लो। आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचक व्यक्ति की पदावधि की बात करता है। आर्टिकल 72 कहता है क्षमा, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है, मतलब कि जो राष्ट्रपति दंडादेश को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, इन सभी की बात की गई है आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 73 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा, इसकी बात करता है। अब यहां पे देखो एक बात कहा गया है कि राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास जो जो क्षमादान शक्ति है वो सारा राज्यपाल के पास होता है, बस राष्ट्रपति जो मृत्युदंड को माफ कर सकता है, राज्यपाल के पास ये एक शक्ति नहीं होती है। यही बस एक डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे देखो, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आप कहेंगे कौन हटाता है? राष्ट्रपति साहब हटाते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में यह बताने का प्रयास करिए कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अब देखो यहां पर यह रिवीजन वाली क्लास है, अगर आप वनडे की तैयारी करो तो सीधा देख लो, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करो तो आपको बैक में एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना होगा। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ने में बहुत घाच पाच है तो आप हमारे मेंटरशिप में आ सकते हैं, हमारे नंबर पे कॉल करके, जो रात में चलती है क्लास। अब देखो यहां पे आर्टिकल 143 कॉन्सेप्ट देखो पूरा, अब मेरे दिमाग में सारी चीजें रसी वसी हैं, बस पढ़ लो मेहनत से। अब देखो 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विधिक मामले पे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी सलाह मांग सकता है, लेकिन जब बैक में जाओगे, इसके और डेप्थ में जाओगे तो यह बात भी कही गई है कि राष्ट्रपति इस सर्वोच्च न्यायालय के जो यहां परामर्श मांगा है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक ही काम करेगा, बस उनका काम है परामर्श दे देना, वो माने ना माने अलग मैटर है। आगे देखो, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे। जब प्रधानमंत्री साहब जाकर के कह दे कि भैया अब हम सरकार नहीं चला पाएंगे, तो राष्ट्रपति क्या कहेगा? भंग। यही तो होता है। अब मान लो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी मान लीजिए कोई मंत्री का मृत्यु हो जाए तब, तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा। मंत्री की मृत्यु के आधार पे आप देखेंगे तो भंग नहीं होती है। जब सीधे उनका टीम का लीडर ही जाके कहे हम सरकार नहीं चला पाएंगे तो सीधे भंग हो जाती है। क्यों इनके पास जाके वो कहता है? क्योंकि याद करिए, जब प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, जब सांसद के रूप में चुन के आए लोकसभा में,
सांसद के रूप में चुन के आए, तो अब उन 543 निर्वाचन क्षेत्र के सांसदों ने चुना किसकी, मोदी जी को, कि मोदी जी हमारे क्या होंगे, मेन लीडर होंगे। यह बात राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिया। फिर मोदी जी जब बन गए प्रधानमंत्री, तो मोदी जी ने 10-12 लोगों का, मतलब कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनेंगी, ये फलाना ये मंत्री बनेंगे, ये नाम राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि ये लोग मुझे असिस्ट करेंगे। राष्ट्रपति कर दिया नियुक्ति। तो इसी को कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति की। याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा शब्द क्लियर रखिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे हर जगह एग्जाम में ये कंफ्यूज करता है। इसीलिए जब भी लोकसभा को भंग करना होगा तो आप देखेंगे वो कौन करेगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे राष्ट्रपति ही करेगा, क्योंकि नियुक्ति यही करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो आप देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और आपको यह बताना है कि कौन से विधेयक में यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या धन विधेयक में बुलाया जा सकता है, क्या वित्त विधेयक में बुलाया जा सकता है, क्या साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और याद रखिएगा, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का बाबू अध्यक्ष करता है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आपको उन राष्ट्रपति का नाम बताना है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 के मामले पे क्या किया था, पॉकेट वीटो लगाया था। शायद मेरे अकॉर्डिंगली ज्ञानी जैल सिंह है, बाकी अगर मैं गलत हूंगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में आप देखेंगे तो भाग नहीं ले सकता है, बस सत्र आहूत करता है, अभिभाषित करता है, लेकिन भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, क्लियर। देखो सारी की सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, देखो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरा डेप्थ अगर वो दे देगा तो ये शॉर्ट नोट्स थोड़ी ना होगा, ये किताब बन जाएगी। अब देखो भाई, इसकी एक एक लाइन पढ़ करके और सारी चीजें बैकग्राउंड में समझ जा रहा हूं, क्योंकि मैंने किताब को ऑलरेडी पढ़ रखा है, सारी चीजों को मैंने पचा रखा है। तो यहां से एक एक लाइन को मैं पूरा, आप कहोगे तो एक एक लाइन पे मैं 10-10 मिनट आपको बोल सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे रिवीजन की क्लास में इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूं कि वीडियो लेंदी हो जाएगा। आगे देखो, कह रहा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को। याद रखिए मेरे प्यारे भाई, अनुसूची 5 और 6 एससी और एसटी के क्षेत्र में विशेष उपबंध कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी आप देख लीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, जितने भी संवैधानिक पद केंद्र में होते हैं, खास करके याद रखिएगा एक ट्रिक कि मैक्सिमम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। देखो, चाहे प्रधानमंत्री हो और केंद्रीय मंत्री हो, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अब आप कहोगे अरे गुरुजी, जनता जिता के भेजती है प्रधानमंत्री को, तो कैसे नियुक्ति कर देता है, तो अरे भैया, जनता सांसद के रूप में ना मोदी जी को बनारस से जिता के भेजी, लेकिन यहां प्रधानमंत्री के रूप में मोहर कौन लगाया, राष्ट्रपति। ठीक है, समझ रहे हैं। राज्यों के राज्यपालों को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। वित्त आयोग तथा राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन नियुक्त करेगा, तो राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक तथा दिल्ली व पुदुचेरी के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, आप कहेंगे राष्ट्रपति। समझ में आया। मतलब कि जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जितनी संवैधानिक संगठन हैं, उनके जो भी अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको नियुक्त करेगा कौन, राष्ट्रपति। एक ट्रिक बस ये याद कर लेना, क्योंकि इतने सारे नाम आप याद नहीं कर पाओगे जो आपको एग्जाम में मदद दे। तो इस ट्रिक के माध्यम से थोड़ी सी चीजों को बाबू ध्यान रखिएगा। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए कहा जा रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक बार हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चला है कि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ तो कार्यवाहक के रूप में उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति साहब भी नहीं है, तो ऐसे में एम हिदायतुल्लाह साहब एक बार क्या हुए थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कि नहीं बने थे, पहले सबसे पहले वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तब देखा जाता है कि अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। आगे देखो, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है, तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति पे। आर्टिकल 53 में बात कह दिया गया हमारे संविधान में, या तो राष्ट्रपति डायरेक्ट शासन करे, कार्यपालिका का विस्तार करे, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन भारत में अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से चल रहा है, तो इसलिए आप देखेंगे प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है।
इसीलिए कहीं पे भी संधि होती है तो मोदी साहब अगर संधि करने जाते हैं तो सबसे ऊपर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, तब मोदी जी का सिग्नेचर होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत का मेन मुखिया, पहला नागरिक वही है। आगे देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकते हैं? तो आप कहेंगे आर्टिकल 160 में। अब देखो यहां पे आपसे कुछ बातें कहा जा रहा है, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी, द्वितीय महिला, स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम एवं सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। ये सारी की सारी बातें पूछ सकता है कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, द्वितीय महिला के रूप में कौन थी? तो पहली तो प्रतिभा पाटिल थी, दूसरी हो गई द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि प्रतिभा पाटिल स्वतंत्र भारत से पहले पैदा हो चुकी थी। और सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति तो आप कहेंगे द्रौपदी मुर्मू। ये एक एक बातें आप लोग क्लियर रखिएगा, ये अलग अलग बातें आपसे पूछ सकता है। अब देखो आपके लिए सारा का सारा जो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ये सारी की सारी चीजें यहां पे शामिल है, इसीलिए मैं आपको यहीं से रिवीजन करा रहा हूं। इसका मेरा कोई ये उद्देश्य नहीं है बाबू, ये मत समझना कि मैं इसका ये उद्देश्य है कि भैया ठीक है किताब का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखो अगर मैं प्रचार प्रसार भी कर रहा हूं तो मान लो कि चलो मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूं, लेकिन याद रखना किताब में दम है तभी तो कर रहा हूं, किताब आपके लिए लायक तभी तो कर रहा हूं मेरे भाई। ऐसे थोड़ी ना आपको मैं आपका पैसा व्यर्थ करवा दूंगा, ठीक है? तो अब आप किताब खरीदना चाहो तो खरीद लो जाके पास के दुकान से, पढ़ना चाहो तो यहां से पढ़ लो। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी कौन कौन है? तो आप देखेंगे संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, ये सब क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है? आगे देखो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। ये स्टैटिक पॉइंट पूछा जाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह अधिकार दिया गया। वहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है? तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा या लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी पेश हो गया विधेयक, दोनों से जब पास होकर चला गया, राष्ट्रपति मोहर दे दिया, तभी वो जाकर के आप देखेंगे कानून बन पाता है, अधिनियम बन पाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। आगे देखिए कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए और राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार भी आप देखेंगे तो प्राप्त है, मतलब कि राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है। लेकिन याद रखिएगा पुनर्विचार के मामले में, मान लीजिए संसद ने कोई विधेयक पास करके राष्ट्रपति को भेज दिया और राष्ट्रपति ने कहा कि इस पे पुनर्विचार करो, और फिर से सेम टू सेम संसद ने वही चीजें कुछ बिना संशोधन किए पास करके भेज दिया, तो राष्ट्रपति यहां बाध्य हो जाता है सिग्नेचर करने के लिए। ये क्लियर रखिएगा, लेकिन ठीक है ना, ये थोड़ा सा सारी चीजों को क्लियर रखिएगा बाबू, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको फटाफट से देख लीजिएगा। अब आगे चलिए, आपसे कई बार पूछा गया है कि निर्विरोध, निर्विरोध मतलब किसी पार्टी के बगैर, बिना पार्टी के ही कौन सबसे पहला राष्ट्रपति बना था? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपतियों में किसका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो आप कहेंगे वाराह गिरी, वेंकट गिरी की बात करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहेंगे पद जिस दिन से ग्रहण करता है, जिस दिन पद ग्रहण करेगा उस दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आप क्या कहेंगे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, क्योंकि उस समय पे ना राष्ट्रपति तो पदत्याग किए और उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, इस वजह से एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। आगे देखो कह रहा है कि धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक ऑलरेडी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे लोकसभा में पेश होता है, पहले ही अनुमति वो दे देता है, तो फिर पुनर्विचार के लिए लौटाने की क्या बात है? जब पहले ही, इसका मतलब पहले ही अनुमति नहीं दिए होते, अब पहले अनुमति दे दिए और बाद में पास होकर के गया तो बाद में तुम पुनर्विचार के लिए भेज रहे हो। इसीलिए धन विधेयक के मामले में पुनर्विचार का मुद्दा नहीं काम करता है राष्ट्रपति में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखो कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा स्थान है, क्रम है? तो आप कहेंगे 15वां नंबर का क्रम है। वहीं पे देखिए आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़ करके सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक का कार्य किया था। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां क्या क्या है? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, मतलब कि कोर्ट मार्शल किसी व्यक्ति का किया गया हो, ठीक ना, जैसे सेना अपना दंड, अपना उसका अलग कोर्ट होता है, वो कोर्ट मार्शल करती है, तो ऐसे भी कोर्ट मार्शल वाले कंडीशन को भी वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विषय के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो और मृत्यु दंड का दिया गया हो, ये इतने सारे विषयों पर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफी दे सकता है, क्षमादान कर सकता है।
याद रखिएगा, राज्यपाल बस मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता, बाकी सब उसके पास भी है सेम जो राष्ट्रपति के पास है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पे हम लोगों ने करीबन करीबन 29 से 30 मिनट में ये पूरा राष्ट्रपति रिवीजन कर लिया, थोड़ा सा समझते हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज बताया करिए मेरे भाई, और वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करिए, और भी सहपाठियों को बताया करिए। आपके लिए अगर इतने गर्मी में मेहनत कर रहा हूं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर दिया करिए। जब आप कमेंट करने जाते हैं तो कमेंट को जब सरकाएंगे साइड में हाइप का बटन होता है, हाइप दे दिया करिए वीडियो को, ताकि और लोगों के पास भी जा सके। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं फिर एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।